हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। एंड दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन इन दी एचपीएस एग्जामिनेशन। आप मेंस को क्लियर किए बिना इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं मेंस को क्लियर करने के लिए आपको बहुत अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप मेंस में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। आप लोगों ने मेंस के नंबर भी देखे होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, तो कहीं ना कहीं मेंस का कंपटीशन काफी टफ है। एक एक मार्क्स के लिए आपको लड़ना पड़ता है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छी कर रखी होगी, तभी जाके आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डे 11 पे पहुंच चुके हैं, और यहां पर हम GS2 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हर बार की तरह जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, एक 4 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस है वो मॉर्निंग में जो टेलीग्राम ग्रुप पे हमने शेयर किए थे उनके आंसर लिख लिए होंगे, और अब जो आपने आंसर लिखे उनको आपका मैच करने का टाइम आ चुका है कि क्या आपकी ओरिएंटेशन, क्या आपकी आंसर राइटिंग सही तरीके से थी, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं उससे मैच खा रही है नहीं खा रही है। तो दोस्तों, ये एक लर्निंग है, ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट हो। ये एक लर्निंग है जहां पर हम लोग डिस्कशन से अपने आंसर्स को इंप्रूव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में एक अच्छी जो प्रैक्टिस है वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करके हम अपने आंसर्स को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था फ्रॉम द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एवोल्यूशन सेलिएंट फीचर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी लिखा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम जो आंसर पहले लिख चुके होते हैं हमें दोबारा भी उनके आंसर लिखने होते हैं, ताकि हम ये देख पाए कि क्या हमारे में पहले से इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। आप ऐसा नहीं कि हर बार नए आंसर ही लिखो। कई बार जो पुराना आंसर आपने 3-4 महीने पहले लिखा था, फिर 1 साल पहले लिखा था, उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख के देखो कि क्या अभी भी आपकी सोच वही है, क्या आपने खुद को इंप्रूव किया है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है, इसमें हम कीवर्ड आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है? कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। तो व्हाट डू यू, व्हाट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं किससे? टर्म रूल ऑफ लॉ। दोस्तों, रूल ऑफ लॉ जब आप टर्म सोचोगे तो आपके दिमाग में फंडामेंटल राइट लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 6 आना चाहिए, जहां पर उन्होंने बता रखा है कि देयर आर मल्टीपल जो कंसेप्ट्स हैं इक्वालिटी में, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रूल ऑफ लॉ। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में 2 टर्म लिखी हुई हैं, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और जो कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहीं ना कहीं वो एविडाइसी के कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ से निकलता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में भी हमें रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले जो रूल ऑफ लॉ है उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो, बेस्ट पॉसिबल इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही पूछा गया है कि आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इज अ फिलॉसफी व्हिच स्टेट्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ as opposed to the discretion, whims and caprices of the person or persons in power। दोस्तों, होता क्या कि देखो, पहले हम जो राजा महाराजाओं का रूल देखते थे, वहां पर उनकी मर्जी से ही सब कुछ चलता था। राजा के सपने में आके किसी ने बोला कि कल इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को कटवा दो, तो वो वहां पर अगले दिन कटवा भी देता था। तो वो उसकी विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करता था। लेकिन ऐसा रूल ऑफ लॉ में नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ में जो कानून है, कानून का दायरा है, उसके दायरे में रहकर ही जो पर्सन इन पावर है वो अपना रूल एक्सरसाइज करेगा। वो इस बाउंड्री को वायलेट नहीं करेगा, इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। तो जो बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि हमारा सुप्रीम लॉ है, या फिर पार्लियामेंट के किसी एक्ट ने बना दी है, उसी बाउंड्री में रहकर हमारा जो पर्सन इन पावर है, जो कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अपनी काम को करेंगे। अब यहां पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल पार्ट बनते हैं रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ अपने आप में कुछ बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर कुछ सब कंपोनेंट भी आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। दोस्तों, ऐसी कोई पावर नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में लोगों को पहले से पता ना हो, या फिर जो अपने तरीके से अपने मैनर में एक इंडिविजुअल लेके आ जाए कि यार मुझे ऐसा लगता है मैं ये पावर एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो वो आर्बिट्री पावर है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है, और कहीं ना कहीं ये पावर अच्छी नहीं होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, तो दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। देखिए, आपने बोल रखा है कि देखो, अगर आपने एक ट्रैफिक लाइट वायलेट करी तो आपका चालान कटेगा। अब एक आदमी नॉर्मल स्पीड लिमिट के अंदर बाइक चला रहा है, उसने ग्रीन लाइट का फॉलो भी किया, लेकिन आपने उसका चालान इसलिए काट दिया कि उसकी एक टांग में उसने निक्कर पहना हुआ था, बेसिकली आपने इस वजह से उसका चालान काट दिया। तो एक आर्बिट्री मैनर में आपने अगर उसका चालान काटा है, तो कहीं ना कहीं इसको हम रूल ऑफ लॉ का ब्रीच मानेंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ में बेसिकली आपको समझना है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर होनी चाहिए। ठीक है, उसके अगर हम बात करें, सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब लॉ के सामने सब लोग इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऊपर कोई बहुत नीचे, या फिर आप किसी आदमी को प्रिविलेज दे रहे हो, किसी आदमी को जानबूझ के परेशान कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। लॉ के सामने, कानून के सामने हर कोई सेम लेवल पर रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस। ठीक है,
थर्ड बट नॉट द लीस्ट, द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल। दोस्तों जो एवी डाइसी ने कंसेप्ट दिया था ब्रिटेन में, वहां पर उन्होंने बोला था कि जो राइट्स हैं वो एक इंडिविजुअल से फ्लो करने चाहिए, मतलब नेचुरल राइट जो है, एक ह्यूमन राइट जो है वो बेसिस बनेगा बाकी राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। लेकिन इंडिया में थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है ब्रिटेन के कंपैरिजन में। इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो राइट्स फ्लो होते हैं वो फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन फ्लो होते हैं। ब्रिटेन में क्या कहते हैं कि जो नेचुरल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, यहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हमें राइट्स मिले हुए हैं और वो राइट्स इंडिविजुअल को मिलते हैं। थोड़ा डिफरेंट एक सिनेरियो चलता है, ठीक है। तो प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल को आप वो प्रॉपर राइट्स दो जो उसकी डेवलपमेंट में जरूरी है, और ये राइट्स अगर हैं एक इंडिविजुअल के पास जो कि आप आर्बिट्री मैनर में छीन भी नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके देश में रूल ऑफ लॉ चलता है। क्लियर है वाली बात? तो आपने रूल ऑफ लॉ डिफाइन कर देना है पक्का। उसके जो 3 प्रिंसिपल है लक्ष्मीकांत में मेंशन कर रखे हैं, इनको आप हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 60 शब्दों में आपको लिखना था, तो इतना आंसर आपका मोर देन इनफ रहेगा और आपको 2.5 से 3 नंबर मिल सकते हैं अगर आप इस तरीके का आंसर लिख दोगे। आई नो कि आप लोगों ने भी बेटर आंसर लिखा होगा, आप लोगों को भी डाउट होंगे, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप लोग अपने डाउट्स या फिर अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कमेंट। दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पक्का पहले भी देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन इसको लिखने जब जाओगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी महसूस होगी, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और लिखते टाइम हमें लगता है कि यार कहां से शुरू करें, ठीक है। आपके साथ भी दिक्कत पक्का आई होगी। तो यहां पर आप बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है इंडिया का, उसी से शुरुआत कर दो, बेस्ट रहेगा। The Constitution is neither purely federal nor purely unitary, but it is a combination of both। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बोला जाता है कि ना तो पूरी तरीके से फेडरल है और ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हमें यूनिटरी देखने को मिलते हैं और कुछ फीचर ऐसे हैं जो हमें फेडरल देखने को मिलते हैं। तो कई बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है और इंडियन स्टेट को क्वेजी फेडरल स्टेट भी बोला गया है, ठीक है। बट द ओवरऑल पॉलिटिकल सेटअप हैज अ यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। यूनिटरी बायस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेंटर को मोर पावरफुल बनाया गया है एज कंपेयर टू दी स्टेट्स। यूनिटरी का मतलब क्या है कि जहां पर एक यूनिट, स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाई गई है, तो वो स्ट्रॉन्ग यूनिट कौन सी बनाई गई है, नेशनल यूनिट। तो कहीं ना कहीं नेशनल यूनिट को ज्यादा पावर दी गई है एज कंपेयर टू दी स्टेट यूनिट या फिर प्रोविंशियल यूनिट्स, ठीक है। अब ये कैसे हमें देखने को मिलता है, दिस कैन बी सीन बिलो, क्योंकि आपको पहले बताना है कि व्हाई यूनिटरी इन स्पिरिट और फिर आपको बताना है कि क्यों फेडरल इन फॉर्म में भी देखने को मिलता है। आपको इन दोनों पॉइंट्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो आपने बताया कि देखो डिवीजन ऑफ पावर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, ठीक है, रिटन सुप्रीम एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर पावर क्लियरली डिफाइन करी है। तो इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा स्टेट है वो हमें यूनिटरी देखने को मिलता है, फेडरल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर कहां पर होती है, जहां पर फेडरल स्टेट हो कि स्टेट की अलग पावर है, सेंटर की अलग पावर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर हमें कहां पर देखने को मिलता है, इंडिया में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि राज्यसभा में हमें स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिटी में स्टेट्स का एक रोल है इन द फॉर्म ऑफ राज्यसभा। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली है और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर जो सेंटर है अगर इंक्रोच करेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मानने से मना कर देगा या फिर स्टेट की पावर में जाएगा तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को रोक देगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारे कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है, स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। देन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब भी कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन हो, जब हमें लगता है कि सिचुएशन को डील करने के लिए हमें सेंटर को और पावरफुल बनाना पड़ेगा, तब हम इमरजेंसी लगा देते हैं। आर्टिकल 350 से लेकर आर्टिकल 360, ऑल इंडिया सर्विसेज, पार्लियामेंट, अथॉरिटी ऑफ स्टेट, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, कैग हो गया, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सारी चीजें हमें शो करती हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं जो अंडरलाइन थीम है, जो बेसिक स्पिरिट है, जो अंदर की एक स्पिरिट है, वो कहीं ना कहीं यूनिटरी है। देखिए फॉर्म क्या है कि आपको जो दिख रहा है, लग रहा है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंटरनल अगर आप देखेंगे, अगर आप थीम देखेंगे पूरी क्रॉस चेक करके, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी इन स्पिरिट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगेन यहाँ पर आपका आंसर वेरी कर सकता है, आपके डाउट्स हो सकते हैं, आपके पास कमेंट सेक्शन है ताकि हम डिस्कशन करें। और यहाँ पर देखो आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छा आंसर लिखा है, डिफरेंट आंसर लिखा है, तो आपको चेक करवाना है या फिर आपको डिस्कस करना है, तो कमेंट सेक्शन का यूज करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20 मार्क का क्वेश्चन है रिगार्डिंग इलेक्शंस, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
frequent election in the country are a costly affair. In this context, do you think simultaneous election can prove to be an effective solution? What are the issues involved? Discuss. अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को जब आप देखें तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, देखो मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। आपका लंबे क्वेश्चन में पहला काम क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन को, कि इसको डिवाइड कर दो माइक्रो क्वेश्चंस में, कि यहां पर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो पहले लाइन बोली हुई है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस इन द कंट्री आर अ कॉस्टली अफेयर, तो इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके इंट्रोडक्शन में इस लाइन को थोड़ा सा आप मेंशन करोगे। उसके बाद इन दिस कंटेक्स्ट पहला क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन प्रूव टू बी एन इफेक्टिव सॉल्यूशन? ये आपका माइक्रो क्वेश्चन 1 है। इसको आपको आंसर करना पड़ेगा कि क्या आपको लगता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन एक अच्छा सॉल्यूशन है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में एक और माइक्रो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड, और जब आपसे इश्यूज इन्वॉल्व पूछ लिए तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैनर में आपको थोड़ा सा वे फॉरवर्ड भी मेंशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट आर्ट है जो आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाकर आप एक अच्छे आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो यहां पर हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इट वॉन्ट बी अनरीजनेबल टू स्टेट दैट इंडियन पॉलिटी is perennially in an election mode, bearing a few exceptional year within a normal 5-year tenure of Lok Sabha. The country witnesses on such average election 5 to 7 state assembly every year. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो इंडिया में जो इलेक्शन साइकिल है वो हमें पूरे टाइम ही देखने को मिलती है। अगर लोकसभा का 5 साल का टेन्यूर देखें तो उस टेन्यूर में हमें बहुत सारे स्टेट्स के इलेक्शन देखने को मिलते हैं और ऑन एन एवरेज हर साल हमें 5 स्टेट्स के इलेक्शन पक्का देखने को मिलता है। जैसे इस टाइम हिमाचल प्रदेश का आ रहा है, यूपी का भी कंडक्ट हुआ है, फिर गुजरात का आ जाएगा, फिर किसी और का आ जाएगा। तो इस तरह हमें हर टाइम इलेक्शन साइकिल ही देखने को मिलती है। ठीक है, सच फ्रीक्वेंट इलेक्टोरल साइकिल आर कॉस्टली टू ऑर्गेनाइज एंड एंड अप नेगेटिवली इंपैक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अब यहाँ पर बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप पहली वाली लाइन को जस्टिफाई कर रहे हैं, और जैसे ही आप वो करोगे तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है, क्योंकि आपके सामने गूगली फैकी है। अब आपको पता भी होना चाहिए ना कि साइमल्टेनियस इलेक्शन है क्या। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप हर एक वर्ड को मेंशन करोगे। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है कि जहां पर हम इस तरीके से इलेक्शन कवर करवाएं कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हों, एक साथ हों। ठीक है, तो पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि पहली बार साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जाएंगे फ्यूचर में, ये पहले भी होता था। लेकिन जब से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पहले भंग हो जाती है, उनका डिसोल्यूशन पहले हो जाता है, फिर लोकसभा पहले डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके बाद ये साइकिल इंटरप्ट हो चुकी थी। 1967 तक इसको फॉलो किया गया था। अब आपको बताना है पहले क्वेश्चन का माइक्रो आंसर कि इफेक्टिवनेस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन एज अ सॉल्यूशन, क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शन एक सॉल्यूशन है। कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा। जनरली होता क्या है कि जब भी इलेक्शन लगाए जाते हैं आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस पार्टी और कैंडिडेट पे दोनों पे लग जाती हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट या पार्टी कोई मेजर पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकते या फिर कोई मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर जो पॉलिसी है वो हमें पैरालाइज्ड फॉर्म में देखने को मिलती है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी की नॉर्मल टाइम में हो। ठीक है, ह्यूज एक्सपेंडिचर बाय कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेशनल पार्टी है जैसे बीजेपी है या फिर कांग्रेस है तो पूरे साल ही इलेक्शन मोड में रहती हैं, तो इनका बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिलता है। फिर एक्सपेंडिचर बाय एक्सचेकर, कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कंडक्ट करवाना भी अपने आप में बहुत बड़ा कॉस्टली अफेयर है। इतनी सारी इवेंट्स को मैनेज करना, फिर लोगों को सैलरी देना, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स आपके इलेक्शन साइकिल में लगे होते हैं। एंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो सीएपीएफ है या फिर और फोर्सेस हैं, उनको बार बार हमें डिप्लॉय करना पड़ता है। डिसरप्टिंग पब्लिक लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। इंपैक्ट ऑन सोशल फैब्रिक, देखिए जनरली इस पॉइंट को हम मेंशन करने से अवॉइड करते हैं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम आजकल के इलेक्शंस देखें तो जो इलेक्शन के मोटिव्स होते हैं कहीं ना कहीं वहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है, और कई बार वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हमें ऐसे भाषण देखने को मिलते हैं जो रिलीजियस हार्मनी या फिर सोशल हार्मनी को अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए पॉइंट लिखा गया है। देन फोकस ऑन पॉपुलिस्ट मेजर, कई बार इलेक्शन की वजह से सरकार नॉर्मल जो सिस्टम चल रहा होता है, अच्छा सिस्टम चल रहा होता है, उसको अफेक्ट करती है और उसकी जगह पर ऐसे मेजर्स लेकर आती है जो लोगों को सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोशो इकोनॉमिक जो कंट्री की कंडीशन है उसको अफेक्ट हमें देखती हुई मिलती है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन वोटर टर्नआउट, अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन रिपोर्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन बूस्ट वोटर टर्नआउट, की एक बार में आपको पता है कि एक बार वोट डालना है 5 साल में और ये आपका मेजर काम कर देगा। लेकिन चैलेंजेस भी आपने बताने हैं कि ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, इतना बड़ा इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा का एक साथ करवाना बहुत बड़े मेजर पे बहुत डिफिकल्ट रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है,
नेशनल एंड स्टेट इश्यूज आर डिफरेंट, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो पावर लड़ेगी, गवर्नमेंट जो पावर के लिए लड़ेगी, कहीं ना कहीं स्टेट में अलग मुद्दे होते हैं, नेशनल में अलग मुद्दे होते हैं, तो मुद्दे कॉमन हो जाएंगे। तो इस वजह से लोकल जो ग्रास रूट मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। रिड्यूस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अकाउंटेबल क्यों होती है? क्योंकि उसको पता है कि हर बार इलेक्शन में जाना है, तो वहां पर से काम करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको पता है कि इलेक्शन ही 5 साल बाद होंगे, तो उसको बीच में अकाउंटेबल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाएगा। तो यहाँ पर आपने बताया, उसके बाद आपने बताना है कि कौन कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन है या फिर कौन सा ऐसा सॉल्यूशन पॉसिबल है जो हम कर सकते हैं। तो however simultaneous election cannot be the panacea. The issues related to frequent elections can be addressed by re-looking at the duration of restriction under MCC, curbing poll expenditure by electoral funding reforms, bringing political parties under RTI. तो यहाँ पर आपने एंड में कुछ और सॉल्यूशन भी दे दिए कि देखो इसके अलावा हम अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन के अलावा ये भी करते हैं तो शायद हमें इसमें एक बेटर चीज देखने को मिले। ठीक है, तो अगेन आप लोगों ने भी आंसर लिखा होगा, शेयर करिए प्लीज कमेंट सेक्शन में। और ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।